Hello, friend, and welcome to an academy. Let's crack GATE and ESE. I'm Gorvind Singh. ये अपना मैन्युफैक्चरिंग साइंस का कास्टिंग टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे हम गेटिंग एलिमेंट तक खत्म कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड फाउंड्री प्रैक्टिसेस एंड कास्टिंग क्लीनिंग। तो ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस लेसन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक मेरा आईआईटी दिल्ली से है। 2013 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। 2010 में ईएससी रिटन क्वालिफाइड हूँ। 1450 क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड्स, यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और इसको इंस्टॉल करो और इसको सब्सक्राइब करो। तो इसमें आपको जो भी आपसे रिलेटेड जानकारी रही, जैसे कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली है ना, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है गेट से रिलेटेड या ईएससी से रिलेटेड, तो ये सभी तरीके की जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाती है। अगर आप स्पेशल क्लास देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के? डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपकी रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका फैकल्टी के साथ। आप कोई भी डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। आंसर द पोल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज। यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज होते हैं रेगुलरली, तो आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस होता है पूरा पढ़ाया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट से रिलेटेड सभी टॉपिक यहाँ पे पूर्णतः कवर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले से क्लास शेड्यूल्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड क्लासेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई भी फैकल्टी का वीडियो सुन सकते हो, किसी को भी ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है ना। कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ये गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस है। फ्रेंड्स, 12 मंथ चार्जेस इज 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। बहुत नॉमिनल फीस है एंड इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है ना। अगर अगर आप मेरा कोड डालते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड मेरा सजेशन ये है, कम से कम आप 12 मंथ का लें, क्योंकि गेट एंड ईएससी तैयारी के लिए इतना समय लगता ही है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट एंड मेल्टिंग प्रैक्टिसेस। तो हमने गेटिंग एलिमेंट तक देख लिया था, ठीक है। गेटिंग एलिमेंट तक हमारा कवर हो गया था, ठीक। उससे कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। बाकी का जो बचे हुए न्यूमेरिकल है प्रीवियस या गेट के, ईएससी के, हम जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके एंड में दो सेशन में लूंगा। एक में गेट का पूरा सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है ना, पूरे न्यूमेरिकल्स, ठीक, सभी चीज कवर करूंगा गेट के न्यूमेरिकल्स और किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो एक लेक्चर मेरा केवल इसके ऊपर होगा गेट। और एक ईएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे, उसको डिस्कस कराऊंगा एक लेक्चर में। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है, दोनों का, एक गेट का एंड ईएससी क्वेश्चंस का, ठीक। तो आज हमको कास्टिंग डिफेक्ट्स पढ़ना है ना, कास्टिंग डिफेक्ट्स। दूसरा मेल्टिंग फर्नेसेस। व्हाट इज मेल्टिंग फर्नेसेस? ठीक है ना। कास्टिंग डिफेक्ट तो हम समझे गए होंगे, मैंने डिफेक्ट्स का काफी बार जिक्र किया है ना। गेटिंग एलिमेंट्स में अगर प्रॉपर डिजाइन नहीं है गेटिंग एलिमेंट की, ठीक है ना, इसलिए हम गेटिंग एलिमेंट करते हैं जिससे कि कास्टिंग डिफेक्ट मिनिमम मिले, ठीक है ना। कहीं पे भी गैस इंट्रैप ना हो पाए, है ना, मोल्डिंग प्रॉपर हो, मोल्डिंग सेट प्रॉपरली रैम्ड हो, है ना। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो हमको कास्टिंग डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। इसलिए हम गेटिंग एलिमेंट डिजाइन पढ़ते हैं कि कम से कम कास्टिंग डिफेक्ट मिले। मेल्टिंग फर्नेस क्या होती है? फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले जो मोल्टर मेटल डालते हो कहाँ पे डालते हो? पोरिन बेसिन में, है ना। तो पोरिन बेसिन में डालने से पहले मोल्टर मेटल आप किसके हेल्प से डालते हो? लेडल की हेल्प से। लेडल क्या है? एक तरीके का वैशल है जिसकी हेल्प से आप मोल्टर मेटल पोर करते हो। तो इसमें मोल्टर मेटल कहाँ से आया? विद द हेल्प ऑफ सम फर्नेसेस, है ना, मेल्टर फर्नेसेस। तो फर्नेसेस रहती हैं, उन फर्नेसेस में क्या किया जाता है, जो आपका मेटल है उसको लिक्विफाई किया जाता है, सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस लिक्विड फेज और मोल्टर मेटल को हम लेडल की हेल्प से कहाँ पे डालते हैं? पोरिंग बेसिन में। ये होता है बेसिक फिनोमेना। तो एक चीज समझिए आप, मेल्टिंग फर्नेस वो फर्नेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो किसको? मेटल को, जिससे कि वो आसानी से लेडल के थ्रू पोर हो सके और जो हमको डिजायर्ड कास्टिंग है वो हमको मिल सके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन था। तो कास्टिंग इफेक्ट अगर मैं बात करूँ तो बेसिस ऑफ इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस के कारण जो कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला तो ये कि इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस के कारण कास्टिंग डिफेक्ट आए कैसे, इसके क्या रीजन है, पहले रीजन देखते हैं थोड़ा सा। एक, अगर परमेबिलिटी आपकी, परमेबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोल्डिंग
मटेरियल और मोल्डिंग प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर देखिए फ्रेंड्स, उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, परमेबिलिटी फॉर्मूला भी पढ़ा है, उसका न्यूमेरिकल भी देखा है। तो परमेबिलिटी क्या होता है? गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द मोल्ड। सिंपल सा, अगर गैस प्रॉपरली बाहर नहीं जा पाती, वेंटिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि गैस इंट्रैप्ट हो जाएंगी किसमें? मोल्टन मेटल। सिंपल सा। तो परमेबिलिटी के कारण, जब परमेबिलिटी बहुत लो होती है तो आपकी गैसेस क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है किसमें? मोल्टन मेटल में। तो इसके कारण एक तो रीजन ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा, जब आपका हाई टेम्परेचर रहता है, बिकॉज बिकॉज एट हाई टेम्परेचर क्या होता है कि वाटर वाटर विल डिसइंटीग्रेटेड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसके कारण भी आपको कभी कभार पिन होल्स और ये सब टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर के पे एक चीज और भी है कि जब हाई टेम्परेचर रहता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है किसकी? गैसेस की डिसॉल्व होने की, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर, इसलिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम नहीं रखते, ठीक। तो नहीं रखते कि गैसेस आपकी कम से कम डिसॉल्व हो पाए, डिफेक्ट कम से कम हो पाए, ठीक। तो ये कुछ रीजन है, उसके कारण आपके क्या होता है? गैसेस आ जाती हैं किसमें? कास्टिंग में। उसके कारण हमको डिफेक्ट मिलता है। तो कहाँ पे पढ़ेंगे हम? डिफेक्ट ड्यू टू एंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस के अंदर। और इसमें जो हम एक एक करके सभी डिफेक्ट को देखेंगे, उसके डायग्राम भी देखेंगे। ब्लो होल्स, सबसे पहले फ्लो। तो लार्ज केविटी जब आपकी बन जाती है ना, प्रोड्यूस बाई गैसेज। जब गैस आपकी इवॉल्व होती है तो लार्ज केविटी बनती है, ठीक है ना। हम इसको देखते हैं, इधर देखिए, ठीक है, ये फ्लो हो गया। तो आपकी इस तरीके की केविटी रहती है, साइनी सरफेस रहता है, इंटरनल सरफेस काफी फिनिश्ड रहता है, इस तरीके का बनता है, ये ब्लो होल है ना। स्कार्स क्या रहता है? इस तरीके का प्रोजेक्शन, शैलो प्रोजेक्शन, दिख रहा है आपको? शैलो प्रोजेक्शन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड स्कार, ठीक है। मैं अभी इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस का जो डिफेक्ट है उनको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब शैलो प्रोजेक्शन तो है, साथ में क्या एक थिन लेयर उस पर अटैच हो गई, ये क्या हो गया? ब्लिस्टर। इस लेयर को क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर, सिंपल, है ना। इसके बाद गैस होल्स। गैस होल क्या है? जब गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं, जब बाद में जब आपका कास्टिंग सॉलिडिफाई होता है तो दे विल इवॉल्व, जो फाइनली क्या है, उससे बाहर निकलने लगती है, तो एंड क्रिएट अ वॉइड, ठीक है ना, तो उसको गैस होल। पिन होल एंड पोरोसिटी, यहाँ देखिए पिन होल थोड़ा सा क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द मटेरियल, ठीक है, बट पोरोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है। सिंपल सा है कि पोरोसिटी ऑफ पिन होल्स का रीजन क्या है फ्रेंड्स? क्या है कि एट हाई टेम्परेचर वाटर विल डिसोशिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस। तो होता क्या है, जब हाइड्रोजन आयंस आपकी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, है ना, माइक्रोन्स में, तो ये जब हाइड्रोजन है आपका, जब ठंडा होने पर बाहर निकलता है, तो इस तरीके का डिफेक्ट मिलता है हमको, पोरोसिटी, पिन होल्स, ठीक है ना। ये कुछ डिफेक्ट थे किसके कारण? बिकॉज ऑफ इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस इन द कास्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं, समझ में आया? ये अब आगे बढ़ते हैं। स्कार्स इज शैलो ग्लो जनरली अक्रिंग ऑन फ्लैट सर्फेसेस, ठीक है, ये अभी जस्ट हमने देखा। स्कार covered with thin layer of metal called as blister, इसको हम क्या बोलते हैं? blister defect. Gas holes, the refers to intermittent gas bubbles having nearly spherical shape and occurs when excessive amount of gases is dissolved in the liquid metal. Friends, excessive amount of gases dissolved in the liquid metal, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट देखा था पोरोसिटी, मैंने आपको बताया पोरोसिटी ऑफ पिनोल्स आर मोर और लेस आर सेम थिंग, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग रहता है। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में पिनोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है, बट पोरोसिटी इज मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कास्टिंग, ठीक है। अब देखिए पिन पोरोसिटी, पोरोसिटी में these indicate very small holes uniformly depressed throughout the casting. It arises when there is a decrease in gases solubility during solidification. And क्या होता है फ्रेंड्स, इधर की जब हाई टेम्परेचर होता है तो गैसेस विल डिसॉल्व इनसाइड द मेटल, बट जब आप क्या करते हो, जैसे जैसे वो ठंडा होता है उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है, तो गैसेस विल रिलीज फ्रॉम द कास्टिंग एंड प्रोड्यूसेस ए पोरोसिटी डिफेक्ट। These are nothing but tiny blowholes occur either at or just below the casting surface. Normally, they are found in large numbers and are almost equally distributed in the entire casting surfaces. सिंपल सी मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें बस आप एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि वाटर जो है एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? डिसोशिएट हो जाता है हाइड्रोजन आइंस। ये हाइड्रोजन आइंस क्या होता है? रिलीज होती है व्हेन द कास्टिंग इज सॉलिडिफाई, जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब ये रिलीज होती है तो बहुत सारे होल्स हमको मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत माइक्रोन्स में होता है ये इसका साइज। तो ये जब होल मिलता है इसको हम बोलते हैं पिन होल्स और पोरोसिटी, ठीक है ना।
कॉजेज क्या है, कॉजेज हमने पढ़े थे शुरुआत में, और फिर से देखते हैं। दिस डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू मेनली थ्री रीजन। इनसफिशिएंट परमेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। हाई पोरिंग टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था, कॉज इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है ना, ठीक। समझिए आप बात को। रेमेडीज टू इम्प्रूव परमेबिलिटी को अगर हम अच्छा कर देंगे, वेंटिंग प्रॉपर कर देंगे, वेंटिंग होल्स, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि आसानी से गैस रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो हमें इस तरीके का डिफेक्ट नहीं मिलेगा। यूज ऑप्टिमम पोरिंग टेम्परेचर मोल्टन मेटल, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतना टेम्परेचर लीजिए आप। अगर उससे ज्यादा लेते हो, टू हाई टेम्परेचर कॉजेज क्या करेगा, आपके जो मोल्टन मेटल है उसमें गैसेस डिसॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो इस कारण से क्या है, आपको डिफेक्ट ज्यादा मिलते हैं। तो टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखिए जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारे डिफेक्ट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू मोल्डिंग मटेरियल एंड मोल्डिंग मेथड, इसके कारण जो आपको डिफेक्ट मिलते हैं वो हम इधर पढ़ेंगे। तो एक्चुअली इसके में क्या रीजन हो सकता है, मोल्डिंग मटेरियल, मोल्डिंग मेथड, सिंपल सा। पहला तो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर डिजाइन, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ व्हाट, मोल्डिंग। मोल्ड की इम्प्रॉपर डिजाइन जब आप करते हो तब आपको मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट मिलते हैं। दूसरा, इम्प्रॉपर रैमिंग, आप जब रैमिंग इम्प्रॉपर करते हो, प्रॉपर रैम नहीं करते, तो होता क्या, सैंड पार्टिकल लूजली हेल्ड रहते हैं, किससे, आपके सरफेसेस से, वो फाइनली मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, मोल्टन मेटल के साथ। तो इम्प्रॉपर रैमिंग, रैमिंग प्रॉपर होना चाहिए फ्रेंड्स, प्रॉपर रैमिंग होना चाहिए, ठीक है ना। डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए फ्रेंड्स, डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए। हमको देखना चाहिए किस तरीके से डिजाइन करना है ना। डिजाइन मैंने आपको पहले बताया, बेसिक डिजाइन, गेटिंग एलिमेंट्स की डिजाइन कैसे करते हैं, किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं, तो ये सब चीजें बता चुका हूं मैं। तो इम्प्रॉपर रैमिंग और डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। स्लैग इंक्लूजन समझिए। जब आपका, आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें, जैसे ओरेन बेसिन से लेके ये स्क्रू, देन यहाँ से आप रनर, देन गेट, ठीक है ना, फाइनली कास्टिंग। तो होता क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी स्क्रू में बढ़ती हुई आती है ना, लेमिनार फ्लो से आपने क्या किया, पोर किया है फ्रॉम द पोरिंग बेसिन, ये वेलोसिटी बढ़ती हुई आएगी, तो यहाँ स्प्लैशिंग होती है, ठीक है, इस रीजन में, फिर इसमें भी कुछ वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पे भी होगी। तो बिकॉज ऑफ हाई टर्बुलेंस इनसाइड द गेटिंग एलिमेंट, बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, आपका जो इंक्लूजन स्लैग जो है, एंट्रैप इन द मोल्टन मेटल, तो इसके कारण जो हमें डिफेक्ट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्लैग इंक्लूजन, है ना, एंट्रैपमेंट ऑफ स्लैग। और नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स, है ना, नॉन मेटल पार्टिकल जब मोटर मेटल में आ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। ये किस लिए होता है, हाई टर्बुलेंस के कारण, है ना, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट, समझिए आप, है ना। और ये जो इंक्लूजन है इसको, और लाइटर या इम्प्योरिटीज हैं, या ये इनको इंट्रैप कौन करता है, इसका भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, स्ट्रेनर लगा देते हैं, फिल्टर, तो स्ट्रेनर में क्या है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज है यहीं रह जाती हैं। फिर इसका फिर हम कुछ लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसके बॉब कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पे चली जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, गेट को क्या कहाँ रखते हैं, नीचे की साइड, किसमें, रैक में, जिससे कि कुछ लाइटिंग जो इम्प्योरिटीज है इसी में रह जाए, रनर में। तो हम अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि जो मैक्सिमम इम्प्योरिटीज है हमारी बाहर रह जाए, मोल्टन मेटल में ना घुल पाए, ठीक है ना आ पाए, ठीक। लाइटर इम्प्योरिटीज जब आपकी आ जाती हैं किसमें, मोल्टन मेटल में, तो हम क्या बोलते हैं, ड्रॉस, ड्रॉस फॉर्मेशन, और ड्रॉस, इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज रहती है आपके लाइटर स्टर्नर पे ही रह जाना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके में, लेकिन क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी आपके हमेशा मेटल के साथ चली जाती है, तो उसके इसमें ड्रॉस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो ये भी आपका एक डिफेक्ट है, लाइटर इम्प्योरिटीज अपेयर इन द कास्टिंग सर्फेसेज, है ना, हम इसको पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पाते। स्ट्राइडर एंड स्किन बॉल। नेक्स्ट, रन आउट। देखिए, इफ द मोल्टन मेटल इज लीक्ड टू द मोल्डिंग सैंड फ्रॉम द मोल्ड केविटी, मोल्ड केविटी से जब मोल्टन मेटल लीक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रन आउट, ठीक है। ये इम्प्रॉपर रैमिंग के कारण होता है, आपकी इम्प्रॉपर रैमिंग है, और स्ट्रेंथ किसकी, जो मोल्ड है उसकी प्रॉपर नहीं है, हाँ, तो तब उस केस में इस टाइप के डिफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हार्डनेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। इन सब डिफेक्ट्स को थोड़ा सा कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं, फेसिंग सैंड। पेनिट्रेशन, इफ द मोल्ड सरफेस टू सॉफ्ट एंड पोरस, है ना, लिक्विड मेटल में फ्लो बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, ठीक है ना। रन आउट क्या है, रन आउट थोड़ा सा अंदर तक जाता है मटेरियल। पेनिट्रेशन क्या है, जस्ट सरफेस पे, बिकॉज ऑफ लूजली हेल्ड पार्टिकल अराउंड द सरफेस ऑफ द मोल्ड, उसके कारण होता है क्या है कि मटेरियल आपको हल्का सा पेनिट्रेट कर जाता है, किसमें,
आपका इनसाइड द होल्ड, उसके कारण जो डिफेक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। इसके कारण होगा क्या, हमको इस तरीके से रफ सरफेस मिलेगा फ्रेंड्स। कैसा, इस तरीके से पेनिट्रेशन, इस तरीके से ना रफ सरफेस मिलेगा। ये पेनिट्रेट कर जाता है किसमें, मोल्ड के अंदर, इस तरीके से सरफेस विल बिकम रफ इन केस ऑफ पेनिट्रेशन। और रन आउट की बात करूं तो ये थोड़ा सा अंदर चला जाता है किसके, मोल्ड के। ये मोल्ड है, ये केविटी है, ठीक है। फ्रॉम द केविटी मेटल विल रन इनटू द मोल्ड, ठीक, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रैमिंग। और पेनिट्रेशन भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रैमिंग। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि जो ये सरफेस है इसका जो सैंड का जो साइज है वो कोर्स हो, उस केस में भी हमको क्या पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। जब सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, मटेरियल आपको उनके बीच में फिल होने लगता है। तो जब उस ऐसा केस आएगा तब भी उस केस में क्या है, हमको सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी और पेनिट्रेशन डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम और ये देख लेते हैं डायग्राम। ये रहा, एक डिफेक्ट देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे ड्रॉप, नॉन मेटलिक इंक्लूजन, ये इंक्लूजन, ये ड्रॉस, ये जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। जो ड्रॉस पार्टिकल्स हैं या मेटलिक पार्टिकल्स हैं या सिलिका सैंड है, ये मोल्टन मेटल में आपके घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके कारण जो डिफेक्ट मिलता है वो ड्रॉस और नॉन मेटलिक इंक्लूजन बोलते हैं ना। डर्ट इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन अभी हमने पढ़ा क्या है, पेनिट्रेशन आपकी सरफेस फिनिश पुअर मिलती है, ठीक है। रेड टेल, थोड़ा सा मटेरियल अंदर तक चला जाता है, ठीक। ठीक, स्कैप मतलब आपका जो अपर प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा शैलो हो जाता है, अपर प्रोजेक्शन थोड़ा सा उड़ जाता है, उठा हुआ सेक्शन, ठीक है, इसको स्कैप बोलते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, किसके कारण, लूजली पार्टिकल आके जब आपके गिर जाते हैं इसके ऊपर या हट जाते हैं उस पोजीशन से, तो आपका कुछ जो सैंड जब हट जाएगा मोल्ड से कुछ एरिया का, तो मटेरियल यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसका अर्थ किस तरीके का सेक्शन मिलता है ना, बकल ये साइड से बकलिंग हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाता है मटेरियल यहाँ से, ठीक। तो और ये डर्ट है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये सभी डिफेक्ट स्कैप, ठीक। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन समझ में आया। रेड टेल डिफेक्ट, इट इज लॉन्ग shallow angular depression normally found in the thin casting, ये thin casting में पाया जाता है रेड टेल डिफेक्ट। they are due to compression failure of mold sand and the molten metal apply more amount of force on the mold wash due to high pouring temperature. It can be avoided by increasing the compressive strength mold sand and using proper pouring temperature. Friends, compressive strength proper होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका लूजली हेल्ड है जो क्या बोलते हैं मोल्ड, उसके कारण आपका क्या रेड टेल डिफेक्ट मिलता है। तो प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होना चाहिए। और आपको पूरे टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। क्या अभी जस्ट मैंने देखा, रफ थिन लेयर ऑफ मेटल इरेगुलर शेप हैविंग ऑन द टॉप ऑफ द थिन लेयर ऑफ सैंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैप, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इट कैन बी अवॉइड बाय प्रॉपर हैविंग ऑफ द मोल्ड सैंड, ठीक है ना। इरेगुलर शेप प्रोजेक्शन ऑन द कोप, है ना, कोप मतलब अपर सरफेस ऑफ कास्टिंग कॉल्ड ड्रॉप। अपर सरफेस ऑफ कास्टिंग मतलब कोप सरफेस पे जब भी आपका इरेगुलर शेप मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप। ये याद रखना, कोप सरफेस ना, ड्रॉप। ड्रॉपिंग ऑफ सैंड फ्रॉम द कोप एंड अदर ओवरहैंगिंग पोजीशन टू मोल्ड, इट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर रैमिंग। सिंपल सा है कि जितने भी डिफेक्ट है किस कारण से मिल रहे हैं हमको, लूजली हेल्ड जो सैंड पार्टिकल है वो आपके बाहर आ जाते हैं, तो आपका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इस कारण से हमको क्या है, डिफेक्ट मिलते हैं। तो जो भी जहाँ डिफेक्ट मिल रहा है उसका इम्प्रॉपर रैमिंग और इम्प्रॉपर डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। Third, sometimes sand particle dropping out of the coke at a bit of the top surface of the casting, ये भी हमने देखा था, dirt है ना, when removed these leave small angular holes known as dirt। ड्रॉप एंड डर्ट का डायग्राम एक बार फिर से देखेंगे हम, ड्रॉप एंड डर्ट का डायग्राम एक बार फिर से देखेंगे। ड्रॉप, ड्रॉप वाला पार्ट है, ये डर्ट है ना। ड्रॉप एंड डर्ट का डायग्राम देखिए आप फिर से, बिकॉज ऑफ लूजली हेड्स एंड पार्टी के कारण से ये होता है। प्रॉपर रैमिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। इफेक्ट ड्यू टू पोरिंग मेटल, इफेक्ट ड्यू टू पोरिंग मेटल, this run when the liquid metal is solidified before reaching the extreme end of the mold cavity leads to unfilled section। अब ये समझिए, मान लो आपके सेक्शन इस तरीके से है फ्रेंड्स, ये सेक्शन, या आपका सेक्शन ऐसा है कुछ, तो आपका होगा क्या कि आपको पूरा केविटी फिल करना है किसी मोल्टन मेटल से, लेकिन मे बी क्या होगा कि आपका बिकॉज ऑफ मटेरियल क्या होगा, सॉलिडिफाई, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द रेमिंग या इम्प्रॉपर डिजाइन मोल्ड, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ मोल्ड, क्या होगा आपका यहाँ तक मटेरियल फिल हो पाता है, इतना मटेरियल आपका क्या होता है
टूट जाता है बिकॉज ऑफ लो पोरिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, पहले सॉलिडिफाई हो जाता है थिन सेक्शन को फिल करने से पहले ही। तो कुछ सेक्शन आपका क्या है लेफ्ट ब्लैंक, जिसमें मटेरियल नहीं होता, तो हम उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं मिश्रण। ठीक, सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग द एक्सट्रीम एंड। और ये एक्सट्रीम एंड जब होता है, इस तरीके की सिचुएशन बनती है जब आप बहुत ज्यादा थिन सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जब ये वाला पोर्शन छूट गया यहाँ तक आपको मटेरियल फिल हुआ। ठीक, मिश्रण इंपॉर्टेंट है। कोल्ड शट, जब आपका फॉर द गेट कास्टिंग विद गेट्स एट इट्स टू साइड, इफ द टू स्ट्रीम ऑफ मोल्ड मेटल डोंट फ्यूज प्रॉपर्ली इज कॉल्ड एज कोल्ड शट। फ्रेंड्स ऐसे समझिए इसको, जैसे ये है, ये आपका ये सिंपल सा रूल, ये इसके ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक सेफ्टी केविटी है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है आपका, एक वन एंड ये है, ठीक ऐसे आ रहा है मटेरियल, और ये इस तरीके से आ रहा है मटेरियल। पता चला ये प्रॉपर्ली या फ्यूज नहीं हो पाए, और इट विल क्रिएट अ वॉइड एट द मीटिंग फ्रंट। जब जब आप यहाँ मिलते हैं तो हो सकता है कि इम्प्रॉपर जो आपका है क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाए, है ना, डोंट फ्यूज प्रॉपरली, तो उसके कारण यहाँ पे वॉइड्स मिलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं आप कोल्ड शट। तो ये सिंपल सा है कि टू साइड ऑफ टू स्ट्रीम, स्ट्रीम के दो साइड जो है प्रॉपरली जब मिक्स नहीं हो पाती, फ्यूज नहीं हो पाती आपस में, जब डिफेक्ट मिलता है जो, उसको बोलते हैं कोल्ड शट। ठीक है ना, ये किस लिए होता है, लैक ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मोल्ड मटेरियल। ऐसा कब होता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका जो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है पूरे टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं हो, ठीक है ना, तो समय से पहले ही सॉलिडिफाई होने लगा, या लो हो, ठीक है, उसके कारण हमको, या लो फ्लूइडिटी हो, उसके कारण से हमको ये डिफेक्ट मिलता है। हॉट टीयर एंड हॉट क्रैक्स डेवलप इन कास्टिंग ड्यू टू रेजिडुअल स्ट्रेस। फ्रेंड्स ध्यान रखना, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण आपको ये हॉट टीयर मिलता है। ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण हो सकता है आपका सेफ डिस्टॉर्ट हो जाए। ठीक है ना, प्रॉपर चिल्स एंड पैडिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट अ, चिल्स एंड पैडिंग का यूज हम इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, क्या होता है इसका यूज, क्या होता है फ्रेंड्स बताइए। तो सॉलिडिफिकेशन को प्रॉपर बनाए रखना, या यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मिलता है हमसे किससे, चिल्स एंड पैडिंग। यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए हम चिल्स एंड पैडिंग लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके डेंड्राइट फॉर्मेशन हो लगे सेकेंडरी डेंड्राइट इन बिटवीन द कास्टिंग, तो उससे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपका फ्रंट्स मिलेंगे और फाइनली ये वॉइड मिलेगा। हो सकता है कि इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाए, है ना, रेजिडुअली स्ट्रेस कारण भी आपका जो डिफेक्ट मिलता है, हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसको अवॉइड करने के लिए चिल्स एंड पैडिंग लगाते हैं। कास्टिंग क्लीनिंग, फ्रेंड्स आपको जो कास्टिंग मिलती है हमको पता है उसकी क्वालिटी पुअर होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या प्रोसेस। तो इसको क्या करते हैं, जब हम कास्टिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट हम उसको यूज नहीं कर पाते कहीं पे, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले क्लीन करते हैं, है ना। तो क्लीनिंग प्रोसेस हमको पता होना चाहिए, इस तरह की क्लीनिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्लीनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैटनिंग। सिंपल सा, कास्टिंग क्लीनिंग प्रोसेस करने को हम क्या बोलते हैं, फेटलिंग। ये आपको काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रू राइजर जो भी अटैच है उससे सबको अलग करते हैं ना, फिर कंप्लीटली फ्री ऑफ सेंड पार्टिकल्स को हटाते हैं, है ना। दिस ऑपरेशन ऑफ कट ऑफ द अनवांटेड पार्ट्स एंड क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कास्टिंग इज नॉन एज फैक्टरिंग। तो फेटलिंग का कुछ प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, तो प्रोसीजर हम देखते हैं। नॉकिंग आउट ऑफ ड्राई सेट कोर, सबसे पहले हम नॉकिंग आउट मतलब हैमर की हेल्प से, सॉ की हेल्प से सैंड ड्राई कोर को बाहर निकालेंगे। फिर गेट्स एंड राइजर्स को निकालेंगे, किसके हेल्प से, हैमर्स की हेल्प से, सॉ की हेल्प से। ठीक है ना, उसको काटेंगे, हटाएंगे बाहर, आसानी से बाहर आना चाहिए, गेट एंड राइजर ऐसे डिजाइन होना चाहिए। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ अनवांटेड प्रोजेक्शन को हटाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ गेट एंड राइजर कारण जो आए। फिर क्लीन करेंगे, स्मूथनिंग द सरफेस, गेट अ डिजायर्ड सरफेस। ठीक है, स्मूथन करेंगे सरफेस को। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्लीनिंग विथ, क्लीनिंग विथ कंप्रेस्ड एयर। फ्रेंड्स क्लीनिंग विथ कंप्रेस्ड एयर, तो सिंपल सा इसमें कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, जिसको हम सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हटाने के लिए, सैंड्स को हटाने के लिए और फिनिश को अच्छा मतलब फिनिश को अच्छा करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम होती है। ठीक है, उसमें और क्या मिलाते हैं, तो हम उसके फिनिश को, डिजायर्ड फिनिश पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स कर देते हैं। हमने एक प्रोसेस पढ़ते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये कास्टिंग में ये यूज होती है। इसमें आप सिंपल से कुछ नहीं होता है, नोजल रहता है, उसमें आप कंप्रेस्ड एयर को पास कराते हो
और यहाँ से आप क्या करते हो, एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स करते हो। फाइनली ये नोजल से एब्रेसिव पार्टिकल एयर का मिक्सचर आएगा, वो स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, सरफेस पे, और हमको डिजायर्ड सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा। इसको सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। टम्बलिंग, नेक्स्ट प्रोसेस टम्बलिंग। इसमें क्या करते हो आप, इस तरीके का कास्ट आयरन लिड रहती है, ढक्कन इस तरीके के, यहाँ पे आप जो पार्ट्स हैं जिनको फिनिश करना है वो पार्ट रखोगे, और उसके साथ में क्या करोगे, व्हाइट आयरन के कुछ पार्ट्स रखोगे जिनको स्टार्स बोलते हैं, है ना, स्टार्स बोलते हैं इनको, साथ में रखोगे और इनको आपस में घुमाओगे किस आरपीएम पे, 250 टू 50, 20 25 टू 50 आरपीएम पे इसको हॉरिजॉन्टल ट्रीएनएन के हेल्प से घुमाओगे। जब घुमाओगे तो जब रोटेशन होगा तो आपके जो कास्टिंग होगी वो किससे रब करेंगी, जो स्टार्स रहेंगी, और स्टार्स क्या करेगा, इन कास्टिंग को फिनिश करेगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। Barrel is rotated, it causes the casting to tumble over again, rubbing against each other. ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शॉर्ट ब्लास्टिंग। शॉर्ट ब्लास्टिंग, क्लीनिंग विथ मैकेनिकल इम्पैक्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो, मैकेनिकल इम्पैक्ट से आप क्या करते हो, सरफेस को फिनिश करते हो। ठीक है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग एयर। हमने इससे पहले में जो प्रोसीजर पढ़ा था, कौन सा प्रोसीजर, ये सैंड ब्लास्टिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, एयर के साथ सैंड मिलाया था और सैंड ब्लास्टिंग होगा। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ब्लास्टिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टील बॉल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टील बॉल, है ना, स्टील बॉल को मिक्स करते हैं एयर के साथ, या मैकेनिकल इम्पैक्ट से हम उसको उस सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और हमको फाइनली क्या होता है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक। और इसमें एब्रेसिव ग्रेड टू बार द कास्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको हम क्या करते हैं, मे बी एक्सर्टेड बाय मींस ऑफ एन इम्पेलर व्हील। ठीक, इम्पेलर व्हील के हेल्प से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, और उसको विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इम्पैक्ट हम क्या करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द कास्टिंग। ये इंस्पेक्शन, फ्रेंड्स इंस्पेक्शन किस लिए, देखो इंस्पेक्शन दो तरीके का होता है कास्टिंग में। पहला तो हमें ये देखना है कि डिजायर्ड कास्टिंग हमको मिली कि नहीं मिली। ठीक है ना, जो हम चाह रहे थे वो क्वालिटी मिली कि नहीं। तो सरफेस क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, किसके लिए, सरफेस क्वालिटी के लिए। ठीक है ना। दूसरा और किसके लिए, सरफेस क्वालिटी का इंटीरियर, जो इंटीरियर क्वालिटी ऑफ कास्ट। ठीक है, इंटीरियर क्वालिटी चेक करने के लिए कास्टिंग की, और सरफेस क्वालिटी चेक करने के लिए कास्टिंग की हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है ना। और इंस्पेक्शन करने की टेक्निक होती है एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फ्रेंड्स ये क्या होता है, देखो दो तरीके की टेक्निक होती है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। जैसे मैं सॉम में पढ़ते हो आप, या मटेरियल उसमें पढ़ते हो, मटेरियल साइंस में आइजॉड एंड चारपी टेस्ट। किस लिए होता है आइजॉड चारपी टेस्ट, आइजॉड एंड चारपी टेस्ट फ्रेंड्स किसके लिए होता है, इम्पैक्ट एनर्जी निकालने के लिए, कितना बिफोर ब्रेकिंग ऑफ द एलिमेंट कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या एनर्जी निकालने के लिए हम चेक करते हैं आइजोड एंड चारपी। उसमें क्या है, आपका कैंटिलीवर बीम होता है ना, एक नोचेस। तो इसमें डिफरेंट तरीके के हम स्पेसिफियन लेते हैं, तो उन स्पेसिफियन को हम ब्रेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो आपका पीस है वो फाइनली क्या ब्रेक हो जाता है, तो उसके हेल्प से हम उसके बाद देखते हैं जो भी हमको निकालना है, पैरामीटर इम्पैक्ट निकालना है, हार्डनेस जो भी है। तो जब भी हम एक कोई चीज चेक करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो क्या है, वो जो आपका जो स्पेसिमेन है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव में जो आपका वर्क पीस है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रॉय क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होता फाइनली। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या है, जस्ट आप सरफेस को चेक करते हो विदाउट हार्मिंग द वर्क पीस, जो आप जिसको चेक करना चाह रहे हो उस वर्क पीस को। तो पहला तो होता है विजुअल इंस्पेक्शन, सिंपल फ्रेंड्स, कास्टिंग एलिमेंट और कास्टिंग, जो आपकी कास्टिंग फाइनली हमको मिली है ना कास्टिंग ऑपरेशन से, तो हम फाइनली देख के बता देते हैं कि ये इसका ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। हम क्या विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, सरफेस पर अगर क्रैक ज्यादा है, रफनेस बहुत ज्यादा है ना, या फिर कोई तरीके का उसमें शैलो होल्स है, तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं, विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं सरफेस क्रैक, रफनेस सरफेस, मोल्ड शेप और कूट शेप टाइप के जो डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जो विजुअली होता है उसको विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये इकोनॉमिकल होता है ना, मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो कुछ नहीं चाहिए हमको, इसमें देख के बता देते हो आप कि कास्टिंग क्वालिटी कैसी है। ठीक है ना। ठीक, एग्जामिन द सरफेस ऑफ द क्रैक, इस तरीके की चीजों को आसानी से करने के लिए हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर टेस्ट। ये किसके लिए, प्रेशर जो वेसल रहते हैं उनके टेस्ट के लिए हम प्रेशर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, फॉर लीक डिटेक्शन। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं जनरली प्रेशर टेस्ट में, ठीक, क्या कहते हैं, जो प्रेशराइज्ड वेसल होते हैं, जैसे ये समझिए कि एक पर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं प्रेशराइज्ड वेसल।
इफ देयर इज लीक, बिकॉज ऑफ लीक देयर इज चेंज इन द प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर हम देख लेते हैं और बता देते हैं कि लीक है कि नहीं है, और उसको कहाँ पे है इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज होती है, ठीक। प्रेशर वेसल्स और इन सब के लिए जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए प्रेशराइज टेस्ट यूज करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इसमें क्या रहता है कि मान लो सरफेस पे कोई क्रैक है फ्रेंड्स, है ना, तो क्या हम फेरोमैग्नेट मटेरियल इस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पाउडरली फॉर्म में रहता है, तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अलोंग द क्रैक क्या होता है, ये इसको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बोलेंगे जो क्रैक है वहां पे एक तरीके का ये इकट्ठा हो जाएगा उस पॉइंट पे। जब इकट्ठा हो जाएगा, गैदर हो जाएगा, तो समझ जाना कि इस पॉइंट पे यहाँ पे क्रैक है। सिंपल है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स वेरी स्मॉल voids एंड क्रैक एट और जस्ट बिलो द सरफेस। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि जस्ट बिलो द सरफेस, मान लो सरफेस से थोड़ा सा नीचे भी है अगर आपका कोई होल या void, तो उसको भी ये चेक कर सकता है because of the magnetic force of magnetic lines. Magnetic lines are moved like this inside the materials, समझना आप। तो because of change in the magnetic lines तरीके से चेंज होती है, change in the magnetic line direction, तो यहाँ पे magnetic flux will change because of the change of the magnetic flux। जो आपका मैग्नेटिक पाउडर जहाँ पे पड़ा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे गैदर हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा अनएवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गैदरिंग ऑफ द दिस बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ फ्लक्स इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पाउडर, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पे आपका डिफेक्ट है। डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पेनिट्रेंट होता है एक सिंपल सा पेनिट्रेंट होता है। तो हम क्या करते हैं सरफेस के अलावा, ये पहली चीज तो कहाँ यूज होता है, ओनली फॉर ओनली फॉर अपर सरफेस। इनविजिबल क्रैक्स को देखने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करते हैं अलोंग द सरफेस, केवल हम यूज कर सकते हैं इसको। इंटरनल और जो बोलते हैं सरफेस के नीचे डिफेक्ट होते हैं वो हम यहाँ इससे पता नहीं कर सकते, सिंपल सा। अब ये समझिए आप इसका प्रोसीजर क्या है। डाई पेनिट्रेंट टेस्ट में होता क्या है फ्रेंड्स, मान लो कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है ना, डिफेक्ट लाइक इस तरीके का डिफेक्ट। तो जब भी आप पेनिट्रेंट डालते हो तो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन पेनिट्रेंट विल गो इनसाइड दिस क्रैक, ठीक। अब होता क्या है, इसके बाद आप डाई डालोगे, है ना, इसके ऊपर जब इसको साफ कर दोगे, इसके बाद साफ करने के बाद डाई डालोगे, तो होगा क्या, जो क्रैक्स में एक मटेरियल आप भरते हो पेनिट्रेंट, उसमें लगभग जैसे अपना रेडियम होता है, रेडियम जो नंबर यूज होते हैं, इस तरह के रेडियम टाइप का कंपाउंड होता है। तो वो क्या होगा, जब आप डाई डालोगे तो अपने आप चमकने लगेगा इस सरफेस पे। और ये कहाँ कहाँ देखोगे आप, ये डार्क रूम में देखा जाता है जनरली। डार्क रूम में आप जाओगे, जब इसको साफ करके डाई डालोगे तो इट विल अपियर लाइक शाइनिंग शाइनिंग सरफेस, तो शाइनिंग स्पॉट्स आपको दिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट्स पे आपको क्या है, क्रैक है। सिंपल सा। अब मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। पेनिट्रेंट्स को हम क्या करेंगे, सरफेस पे डालेंगे, पहले सरफेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद पेनिट्रेंट को डालते हैं, तो पेनिट्रेंट विल गो इनसाइड द क्रैक, क्रैक के अंदर आ जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। उसके बाद हम सरफेस को फिर से साफ कर लेंगे, देन डाई को इस पे डालेंगे, तो डाई के साथ ये पेनिट्रेंट रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद ये रेडियम टाइप का इसमें कंपाउंड होता है, तो यहाँ से क्या है, आप अलग ही विजिबल हो जाएंगे ये जो क्रैक्स है, ठीक है। तो ये क्रैक को आप डार्क रूम में देखोगे तो आसानी से विजिबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लाइट, ठीक है ना। तो आप इसको डार्क रूम में देखोगे तो आपको अलग से नंबर से चमकेंगे, ठीक है, आपको डिफरेंट स्पॉट साइनिंग साइनिंग स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाना ये स्पॉट जो है ये क्या है, क्रैक्स, ठीक। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इसमें क्या है, इसमें आप क्या करते हो अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में फ्रेंड्स, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इंट्रोड्यूस। यहाँ पे आप हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को आप भेजते हो, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपका क्रैक होता है वहां पे कुछ एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद सम अटेंडेंट या सम लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होगी, क्रैक होगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा उस पॉइंट पे, तो वो एनर्जी को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक प्रोसीजर था अल्ट्रासोनिक में, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, चेंज इन एनर्जी होती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, और एनालाइज करते हैं। इसमें हम ये भी बताते हैं कि स्पॉट पे आपका ये क्रैक है, ये भी बता सकते हैं। जियोग्राफिक इंस्पेक्शन एक्सपेंसिव होता है, यूज फॉर सब सरफेस एक्सप्लोरेशन सच एज वॉइड नॉन मेटेलिक इंक्लूजन पोरोसिटी क्रैक्स एंड टीयर्स, फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वेरिएशन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, है ना। यहाँ पे वेरिएशन होता है किसका, एब्जॉर्प्शन का ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। अगर क्रैक है तो एब्जॉर्बिंग पावर अलग होगी, क्रैक स्मूथ सरफेस है तो थ्रू आउट सेम एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, डिफेक्ट्स को चेक करते हैं। सिंपल सा ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, और इसको डिटेल्ड मैं आपको मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स
बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्या, इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में मैं जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। यहाँ बस आप इतना याद रखिए कि कास्टिंग का इंस्पेक्शन जो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से करते हैं, और कितने तरीके की होती है, विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन और रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। इस तरीके की टेक्निक हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है यहाँ पे, और हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाउंड्री प्रैक्टिस। इसमें हम क्या है, मेल्टिंग फर्नेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग फर्नेसेस के बारे में। मेल्टिंग फर्नेसेस देखते हैं हम एक एक करके। कुपला, तो पहले तो मेल्टिंग फर्नेसेस क्या होती है फ्रेंड्स। मेल्टिंग फर्नेसेस वो पॉइंट होता है यार, वो फर्नेसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कास्टिंग जिस भी मेटल की करना है उसको हम यहाँ पे लिक्विड फेज में चेंज करते हैं, उसका लेडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी केविटी उसमें पोर करते हैं, ठीक, सिंपल सा। तो मेल्टिंग फर्नेसेस को हमको पता होना चाहिए कितने तरीके से हम मेल्टिंग फर्नेस पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ मेल्टिंग फर्नेसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। पहला है कुपिला, है ना। पहला है क्या, कुपिला। तो आपको ये दिख रहा है वर्टिकल टॉवर, है ना, तो वर्टिकल टॉवर, तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले इसको स्क्रीन को हम, ठीक, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। अब पहला कि होता क्या है, फाउंड्री प्रैक्टिसेस या मेल्टिंग फर्नेसेस। मेल्टिंग फर्नेसेस, मेल्टिंग फर्नेसेस क्या होती है, ठीक। तो मेल्टिंग फर्नेसेस में बेसिक क्या है कि यहाँ पे मेटल मस्ट बी हीटेड टू द मोल्टन स्टेट टू बी पोर्ड। यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मेटल्स को लाते हैं, ठीक है, सिंपल सा, लिक्विफाई करते हैं यहाँ पे, लिक्विफाई। तो मेल्टिंग फर्नेसेस का काम क्या है, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना किसको, सॉलिड मेटल को, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, ये कितने तरीके की होती है ये हमने देखा, कुपिला। तो पहला जो है इसी से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ मेल्टिंग फर्नेसेस कुपिला। तो सिंपल सा हम पहले ये देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये इसका एक तो ये वर्टिकल टॉवर है, वर्टिकली टॉवर के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें तीन जोन है, स्टैक जोन, प्री हीटिंग जोन, है ना, मेल्टिंग जोन, सुपर हीटिंग जोन, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। दूसरा, टेपिंग स्पाउट, टेपिंग स्पाउट, यहाँ से आपको क्या है, जब मटेरियल आपका मोल्टन मेटल लिक्विड फॉर्म में, आप इस होल की हेल्प से आप बाहर निकालते हो, ठीक है ना। इसका आप लेडर में लेते हो, देन पोर करते हो। तो यहाँ पे क्या है, स्लैग स्पाउट, यहाँ से आपका स्लैग बाहर आता है, ठीक। ये क्या, बॉटम डोर इन ड्रॉप्ड पोजीशन, ड्रॉप पोजीशन, ये इसको ड्रॉप पोजीशन बोलते हैं। इसको प्रॉपरली रैम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉटम डोर को चेक करते हैं और प्रॉपरली रैम करते हैं, ठीक है ना। इसका रैम्ड सेंड, और ये भी याद रखना, जो रैम्ड सेंड बॉटम, बॉटम में प्रॉपरली क्या होना चाहिए, रैम्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ, ऐसे नहीं लूजली है सेंड पार्टिकल इसमें जो कि मोल्टन मेटल में घुल जाते हैं, तो बाद में कास्टिंग में हमको डिफेक्ट मिलता है। तो इसको प्रॉपरली आप क्या करते हो, रैमिंग करते हो इसकी, किसकी, सैंड बेड की, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, मेटल चार्ज, लाइमस्टोन चार्ज या कोक चार्ज, ये चार्ज है, प्रॉपरली वन बाई वन इसको फीड करते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, विंड बॉक्स और टूयर्स, यहाँ आपको ऑप्टिमम एयर आप सप्लाई करते हो इस पॉइंट से, ठीक। तो ये आपका एक ओवरव्यू था वर्टिकल टॉवर लाइक स्ट्रक्चर है कुपिला का। और इसको कभी वो हॉट ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं, कब बोलते हो आप इसको, हॉट ब्लास्ट कुपिला फर्नेस, जब आप प्री हीटिंग एयर, जो विंड बॉक्स से आप जो एयर है उसको प्री हीटेड फॉर्म में जब सप्लाई करते हो अराउंड 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 200 to 400 डिग्री सेल्सियस, देन वी कॉल्ड एज हॉट ब्लास्ट कुपिला, ठीक है ना। तो सेम चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें हम देखते हैं एक एक करके, एक पॉइंट लिखता हूं मैं, आप भी लिखते चलिए साथ में, ठीक है ना। वर्टिकल सिलेंड्रिकल फर्नेस है ये, वर्टिकल सिलेंड्रिकल फर्नेस है ये, ठीक। इसके बाद और ये इक्विप्ड है किसके साथ, टेपिंग, टेपिंग स्पाउट, और क्या लगा हुआ है इसमें, स्लैग स्पाउट, स्लैग निकालने के लिए स्लैग स्पाउट, इसके लिए टेपिंग स्पाउट, ठीक।
देन और क्या है इसमें, किसके लिए यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका, मेल्टिंग ऑफ, फ्रेंड एप्लीकेशन का मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पूछा जा चुका है कि मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन के लिए कौन सा हम यूज करते हैं मेल्टिंग फर्नेस, तो आपका आंसर होना चाहिए कोपिला। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए और भी हम फर्नेस यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली कोपिला इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन फर्नेस। ठीक है, इसके बाद इसमें रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है जो कि ऊपर की साइड थिन होती है और यहाँ पे थिक होती है, तो ऊपर उतना हीट नहीं रहती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे हीट आपकी ज्यादा कंसंट्रेट रहती है, तो ये वाली लाइनिंग आपकी ज्यादा थिक रहती है। ठीक है ना, इसके बाद नेसेसरी जो कोक है, चार्जिंग कोक, लाइम इंस्टॉल चार्ज और वोल्टमीटर यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं, वन बाई फीड करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये जो होल है अपोजिट है, कौन से, स्लैग स्पाउट और टेपिंग स्पाउट। यहाँ पे हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट ऐड होती है और आपका जो फाइनली मोल्टन जो मेटल है या मेटल है जो चार्ज अलॉन्ग विद लाइमस्टोन, चार्ज मेटल कोक, दे ऑल आर मिक्स प्रॉपर्ली, मिक्स एंड सोक्ड ऑन द कुक, और इसके बाद इसकी यहाँ पे हीटिंग होती है अराउंड 15 to 20 मिनट। उसके बाद सॉलिड फॉर्म में, या सॉरी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में मेटल स्लैग ये सब यहाँ पे नीचे आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज में। स्लैग क्या है, लाइटर होता है, तो ये ऊपर रहता है, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, हल्का सा इंक्लाइंड रहता है, मोल्टन प्योर मेटल है, वो हम इसकी हेल्प से यहाँ पे टेपिंग स्पाउट्स बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ लेडल में लेते हैं और फाइनली कहाँ पे पोर कर देते हैं, पोरिंग बेसिन में, सिंपल सा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कोपिला फर्नेस की थोड़ा सा वर्किंग मैंने आपको बताई, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है ना, जनरली किसके लिए होता है, कास्ट आयरन के लिए। ठीक है ना, विंड बॉक्स लगा रहता है किसके लिए, टू सप्लाई द एयर। ठीक है ना, ये सब चीजें हो गए। आ, आ, और फाइनली चार्ज इज अलाउड टू सोक ऑन द, चार्ज इज अलाउड टू सोक ऑन द व्हाट, टू कोक फॉर हीट, प्रॉपर हीट इसको मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अरे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज इसके लो कॉस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पे, कास्ट आयरन, ये थोड़ा सा याद रखना कुछ कुछ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कुर्सी, नेक्स्ट फर्नेस है, इसको देखते हैं। सिंपल फ्रेंड, इसमें आप देखिए कि जो आपने फ्यूल है और जो भी एयर है यहाँ पे आपने मिक्स करके इस पॉइंट पे इसको बर्न किया है, बर्न करके जिस हीट किसको दिया आपने, एक वेसल, जो वेसल इसको क्रूसिबल बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपली जो आपकी हीट है आप डायरेक्टली नहीं दे रहे, किसके हेल्प से दे रहे हो, क्रूसिबल के हेल्प से देते हो, किसमें, हीट, मेटल में। जो मेटल है आप लिक्विड फेस में चेंज कर रहे हो मोल्टन स्टेट में विद द हेल्प ऑफ सम क्रूसिबल, क्रूसिबल को आप हीट देते हो, इनडायरेक्ट हीट गेट कर रहा है कौन, मेटल। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना रहता है क्रूसिबल, और ये तीन तरीके का होता है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें जो ओपन कवर होता है, ये नहीं ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है। ठीक है, ये आपका टिल्टेड होता है, तो इस तरह थ्री टाइप्स का होता है ये जनरली। ठीक है ना, क्रूसिबल। तो लिफ्ट आउट, स्टेशनरी एंड टिल्टिंग, ये होता है लिफ्ट आउट, ये आप इसको उठा के बाहर ले जा सकते हो और मटेरियल को बाहर निकाल सकते हो, है ना, है ना। इसका टिल्ट आउट, ये इसको टेढ़ा करके आप मटेरियल को बाहर निकालते हो, है ना। वही है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी रहता है, तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता है कि आप इसको मटेरियल को इसी के, स्टेशनरी रहता है, मटेरियल को बाहर निकालने के ना कोई आपका पैसेज होता है यहाँ पर। और क्रूसिबल होता है, यहाँ मटेरियल को आप मेल्ट कर रहे हो और यहाँ से आप हीट दे रहे हो, सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका क्या एडवांटेज है, ये जनरली पहले एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स इसका, एप्लीकेशन है इसका, इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन फेरस अलॉय, नॉन फेरस एलॉय के लिए यूज होता है, नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, लाइक ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, इसके लिए यूज होता है ये, एलॉय ऑफ जिंक। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है ना, ये तीन तरीके का होता है, लिफ्ट आउट, स्टेशनरी और टिल्टिंग। ये टिल्टिंग है। ठीक है, ये लिफ्ट आउट है, इसको बाहर निकाल के आपने क्रूसिबल को और लेडल में डाल दिया आपका मोल्टन मेटल, यहाँ ये स्टेशनरी रहता है, कोई पैसेज रहता है, उसके हेल्प से आप बाहर निकालते हो। ठीक है, ये फ्यूल एंड एयर है, इससे आप हीट कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव मेटल का बना होता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना रहता है ये। ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें दिख रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
इनडायरेक्टली आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो मेल्टिंग एफिशिएंसी थोड़ा सा पुअर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आर्क में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से क्या करते हो, मटेरियल को आप मेल्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक रॉड है और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से आप इसको क्या करते हो, लिक्विफाई करते हो, ठीक है ना। मेल्टेड बाई हीट जनरेटेड फ्रॉम एन आर्क, है ना, मेल्टेड बाई हीट जनरेटेड फ्रॉम आर्क, आर्क की हेल्प से यहाँ पे हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। एंड यूज प्राइमरी फॉर मेल्टिंग स्टील, ये किसके लिए यूज होता था, प्राइमरी फॉर मेल्टिंग स्टील्स, इसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। देन के बाद और क्या है, हाई पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन हाई होता है यहाँ पर, हाई पावर कंजम्पशन। और ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन किससे, मोल्टन मेटल से डायरेक्टली स्पार्क होता है यहाँ पे, तो आपका इसकी मेल्टिंग एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, क्या रहेगा, मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी, हाई रहेगी। व्हाट इज मेल्टिंग एफिशिएंसी, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मोल्टन मेटल, सिंपल सा, या फ्यूजन जोन। तो इसमें डायरेक्टली हीट होता है तो हीट यूटिलाइज ज्यादा होती है तो मेल्टिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसकी, ठीक है ना। बाकी में आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ती है टू मेल्ट द मेटल, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टिंग एफिशिएंसी आपकी ज्यादा रहती है, हाई पावर कंजप्शन होता है, प्राइमरी फॉर मेल्टिंग स्टील, मेल्टेड हीट जनरेटेड फ्रॉम आर्क, है ना। कि क्यों मेल्ट होता है, हीट जनरेटेड फ्रॉम आर्क के कारण, ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं किसके लिए होता है, कास्टिंग स्टील्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इंडक्शन फर्नेसेस क्या है फ्रेंड्स, इंडक्शन फर्नेसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यूज इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है, यूज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रेंड्स, यूज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट passes through the coil to develop magnetic field, passes through the coil develop मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू द कॉइल टू डेवलप ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। उसके कारण आपका जो बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हीट विल जनरेट, ठीक है ना, रिजल्टिंग इंडक्शन करंट कॉजेज रैपिड हीटिंग, है ना। इसके कारण क्या होता है, इंडक्शन करंट विल जनरेट, सिंपल सा, इंडक्शन करंट विल जनरेट, है ना। इंडक्शन करंट विल जनरेट ड्यू टू दिस हाई हीटिंग एंड मेल्ट, सिंपल। मैं एक बार और बताता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल टू डेवलप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, इंडक्शन करंट विल डेवलप एंड दिस विल जनरेट एंड प्रोड्यूस हाई हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द molten या ऑफ द सॉलिड मेटल, ठीक है ना। उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, लेडल में ले लेंगे और उसको फाइनली हम पोर कर देंगे पोरिंग मशीन, ठीक है ना। ये दोनों के लिए यूज होता है, फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एलिमेंट्स दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों मटेरियल्स के लिए होता है, फेरस एंड नॉन फेरस। आगे बढ़ते हैं, पर रिवर बैरिटी फर्नेस, ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हीटिंग है, अब देखिए इस पॉइंट को रही हीटिंग इज हियर, और मटेरियल जो है आपका कहाँ पे, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे है ना। तो आपका जो मटेरियल है, जो मेटल है विथ सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ पे, तो हीट आपको के इनडायरेक्टली मिल रही, हीट विल goes from this region to this region and and finally this charge will get a heat, ये हीट प्राप्त करेगा और दिल and convert into the liquid phase, convert into the liquid phase, convert into the liquid phase, ठीक। तो इनडायरेक्ट फायर फर्नेस है, ये इनडायरेक्ट आपको हीट मिल रही है, डायरेक्ट हीट नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको जो फ्लू गैसेस है, ये जो होता है ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल, है ना। तो ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल हेल्प करता है हीट को अंदर कंसंट्रेट होने के लिए, जिससे कि जो हीट है अंदर ही कंसंट्रेट रहती है और फाइनली ये हीट किसको मिलती है? चार्ज को मिलती है। और इसी की हेल्प से क्या होता है? मटेरियल जो आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो भी मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड फेज में। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर था किसका? रिवर्बरेटरी फर्नेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका ये बताइए, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे? वेयर इज द एप्लीकेशन? एल्यूमिनियम। एप्लीकेशन कहाँ पे? एल्यूमिनियम एलॉय के लिए। और कहाँ पे है? ब्रास, ब्रॉन्ज, इस तरीके जो मेटल रहते हैं वो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? लिक्विफाई करते हैं, मोल्टन मेटल के फॉर्म में चेंज करते हैं। और इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है ना। एंड मेंटेनेंस भी कम है, इसका मेंटेनेंस भी कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, ठीक है ना। मेल्टिंग मेल्टिंग यूज व्हेन मेल्टिंग ऑफ लार्ज मटेरियल, लार्ज मेटल के केस में, या लार्ज, जब आप लार्ज क्वांटिटी में मेल्टिंग करना हो तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया, रिक्वायर लार्ज फ्लोर एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया यहाँ पे ज्यादा चाहिए रहता है आपको, और इफिशियंसी, मेल्टिंग इफिशियंसी लो होती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें हीट डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगी, इफिशियंसी कम होगी, आपका वेस्टेज हीट का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो लो मेल्टिंग इफिशियंसी, तो इसके ये क्या थे? डिसएडवांटेज थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया मेल्टिंग फर्नेस का, ठीक है, कौन सी मेल्टिंग फर्नेस होती है और क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरीके से दिखती है, कंस्ट्रक्शन, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बताया फ्रेंड्स। और इस आज के सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग, है ना। प्लीज सब्सक्राइब अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड पुट माई कोड GS US फॉर सब्सक्रिप्शन, हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।